अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के ट्रायल के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। फैसले के मुताबिक ये फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हिदायत की कि जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें। जिन मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें फौजदारी अदालतों में मुंतकिल कर दें। सज़ा पाने वाले अफराद फौजदारी अदालतों में अपील का हक रखते हैं। इसी केस की समाअत के दौरान नाज़रीन अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया भी दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते ये केस ख़त्म हुआ तो 26वीं तरमीम के केस दूसरे हफ्ते सुनेंगे। पीटीआई की फाइनल कॉल के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा बानी पीटीआई, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। फाइनल कॉल में नाकामी के बाद पीटीआई के मौक़िफ़ में इस वक्त काफ़ी लचक दिखाई दे रही है। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इसरार और हुकूमत से इनकार अब इकरार में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो दूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएशन कमेटी बनाई है और ये हर किसी के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए ये कमेटी एम्पावर्ड होगी। आए जी, आप हमारे भाई हैं, सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज की तरफ से मुसलसल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अचानक बयानात सबके लिए हैरान कुन थे, क्योंकि ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है कि जब यही तहरीके इंसाफ हुकूमत से किसी भी किस्म की बातचीत न करने का एक नहीं बल्कि कई बार कह चुकी थी, और जो उनकी सारी नज़रें थीं और कान थे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ लगे हुए थे। इनके क्या डायलॉग करने, इनके साथ आईपीपीज वाले डायलॉग नहीं करते। जब तक मेरा कायद, मेरा लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में, कोई मुज़ाकरात नहीं। फरवरी में हुए इलेक्शन के 2 माह बाद सियासी हुकूमत और सियासी जमातों को किसी खातिर में न लाते हुए तहरीक इंसाफ के बानी ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज पर मुश्तमिल कमेटी बना दी थी। लेकिन पीटीआई की ये ख्वाहिश दिल में ही रह गई जब कुछ रोज़ बाद ही पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी भी किस्म के सियासी मुज़ाकरात से खुद को दूर रखने का बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। फौज की तरफ से वाज़ेह इनकार के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से सियासी क़ुव्वतों से बातचीत के ऑप्शन की तरफ लौटने की बातें सामने आने लगी। उस वक्त भी चेयरमैन पीटीआई यानी बैरिस्टर गौहर खान ने मुज़ाकरात का इंदिया देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ आईनी और कानूनी हुदूद में रहते हुए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फिर उसी दौरान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में मुल्क की सियासी क़यादत से मुज़ाकरात का फ़ैसला हुआ और बानी पीटीआई ने भी महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात की इजाज़त भी दे दी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई कि पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को ऐसा कोई टास्क नहीं दिया था, बल्कि ये उनकी अपनी तजवीज़ थी। यूँ अपोजिशन और हुकूमत की मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की उम्मीद जाती रही और रही सही जो कसर थी वो पीटीआई के बानी ने फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इस बयान के साथ ख़त्म हो गई कि जब उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फिर कुछ दिनों बाद नाज़रीन सितंबर में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन की तरफ से पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की ख्वाहिश के इजहार ने सियासी मुज़ाकरात के इम्कान को ख़त्म कर दिया। लंबी कहानी है। इसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने की कोशिश की गई। लाहौर में, इस्लामाबाद में जलसे और एहतजाज किए गए जिसमें तहरीक इंसाफ को मुसलसल नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन फिर बानी पीटीआई की तरफ से हुकूमत को 15 दिसंबर के बाद सिविल नाफरमानी की कॉल की धमकी दी गई। लेकिन इस धमकी की कॉल के बाद कुछ ही दिन के बाद ही तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से हुकूमत से मुज़ाकरात की सदाएँ आ रही हैं। लेकिन यहाँ भी अब जो सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है, बड़ी दिलचस्प है। तहरीक इंसाफ और हुकूमती अराकीन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पेशगी कोशिशों की इत्तलात तो आ रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से पीटीआई की मुज़ाकरात की ख्वाहिश का अभी तक कोई वाज़ेह और दो टोक जवाब नहीं आया और अब खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से इस हवाले से मुख्तलिफ आरा आ रही हैं।
शेख वकास अकरम ये कहते हैं कि पार्टी के मैंडेट की बहाली से कम कुछ भी काबिल कबूल नहीं है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुज़ाकरात की बुनियाद रखे। जो PTI क़यादत कल तक हुकूमत को गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर रही थी, ये बताया जा रहा था कि बानी PTI ने मुज़ाकरात के हवाले से कमेटी बना दी है, आज अचानक रवैया फिर से बदल गया। आपने देख लिया हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। जब कोई चीज आ जाएगी हम संजीदगी से उसका गौर करेंगे। माइनस इमरान खान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सिविल डिसओबीडियंस के हवाले से कॉल है, वो मनोअन उसी तरह फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हुकूमत को डिमांड्स है उसको या पूरा नहीं कर। अब तहरीक इंसाफ के रवैये और इरादे में ये तब्दीली क्यों आई है? क्या इसके पीछे बानी PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात की मुखालिफत है? क्या खान साहब को अपनी पार्टी लीडरशिप पर भरोसा नहीं है? तो क्या ये समझ लिया जाए कि एक मरतबा फिर PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात की जो बैल है वो मुंडे चढ़ने से पहले ही टूट गई है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की बातें कुछ ऐसा ही तासुर दे रही हैं। इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके PTI के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता। इससे पहले नाजरीन कि मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूं, जनरल फैज़ के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई कि उन्होंने PTI की रहनुमाई की तरदीद की है और कहा है कि ये राबते ज़ाती नौइयत के थे। मैंने कुछ जगहों पर राबते की कोशिश की और इस हवाले से जानना चाहा तो मुसद्दिक़ा ज़राए से ये जवाब मिला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ चार्जशीट को कमज़ोर करने की कोशिश है, बल्कि इससे ख़ुद उनका जो हक़ दिफ़ा है वो मुतासर होगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मानों में सेनेटर फैसल वावडा साहब ज्वाइन करेंगे, फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे और JUIF के कमेंट के लिए, क्योंकि जो मामला मदारिस के हवाले से चल रहा है उसके लिए असलम गौरी साहब प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। लेकिन आगाज़ करूँगी मैं सबसे पहले फैसल वावडा साहब आपसे। सर, सबसे पहले तो आज एक बड़ी अहम खबर आई, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, मशरूत इजाज़त दे दी है, 85 मुल्ज़िमान हैं जिनके फैसले आने हैं और अब तक जो मालूमात हैं उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं, क्योंकि जिनको रिहा किया जाना था वो 20 तो पहले रिहा किए जा चुके हैं। कौन से बड़े नाम हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई जा सकती हैं और अब तक आप क्या देख रहे हैं? ये फैसला कब तक मुतवक्का है, कब तक आ जाएगा? अब हमारे सामने जो मेन चीज़ थी, अदालत से जो फैसला आना था वही एक रुकावट थी, अब वो रुकावट हट गई है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को काफ़ी अरसे से कह रहा था कि मेरे लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा और वैसा ही सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सपेक्टेड इस हालात में आना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मुल्क की मुहाफ़िज़ है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क की मुहाफ़िज़ है, आप और मैं और बाकी दीगर भी मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। तो जिन्होंने मुल्क के साथ, उसकी सलामती के साथ कत्लो गारत, उसका तमस्कर, तमाशे, शहीदों के साथ मजाक, आग जलाओ गिराओ, मारना धारना, इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक घटिया चेहरा दिखाकर जो उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान को इतना बुरा और घटिया दिखा सकें, ये वो काम है जो दुश्मन करता है। तो मेरे हिसाब से तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन मैं करूँगा वो ये करूँगा कि जैसे मैं आपको पहले से कह रहा था कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, उनकी बेगम साहिबा का, उनके हवारियों का, क्योंकि शवाहिद फैज़ हमीद साहब बहुत पहले दे चुके हैं, गवाहियाँ भी दे चुके हैं, शवाहिद भी दे चुके हैं, डिवाइसेस भी दे चुके हैं, लैपटॉप भी बता रहा है, उनका फ़ोन भी बता रहा है, और उनसे रिलेटेड जो लोग थे जिनके पास ऐसी सारी मालूमात थी और शहादतें थी और सबूत थे, वो भी वो दे चुके हैं। तो घेरा बहुत ज़्यादा तंग हो गया और अब ये एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं हम जहाँ से मैं रोक रहा था उनको रोकते रोकते मैं निकाला भी गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक अमल है कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, पाकिस्तान के नाम के साथ, पाकिस्तान के झंडे के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। ये कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली काम हो गया है और इसकी ये ज़रूरत है, वक्त ज़रूरत भी है ये कि आइंदा आने वाले कोई भी लोग, मैं आप हो या और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी मैसेज रखते हैं बारीकी से एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि वो अपनी हद में रह के पॉलिटिक्स करें। साहब, आप कह रहे हैं कि डिवाइसेस, लैपटॉप्स, मोबाइल, शहादतें, डिवाइसेस, वो सारी की सारी चीज़ें फैज़ हमीद प्रोवाइड कर चुके हैं, दे चुके हैं, और आपने इससे पहले भी एक दो जगहों पर ये बात की है। तो उन डिवाइसेस में या उन शवाहिद में ऐसा क्या है जो मज़ीद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? देखिए,
एक तो ये कि इमरान खान साहब के शवायद, अगर आप मेरे पुराने 8, 10, 12, 14 महीने पुराने शोज निकाल लें तो उसमें मैंने बताया था कि इमरान खान साहब के जो करीब गटर के कीड़े और कीड़े थे, उन सब ने भी अपनी चैट्स, अपनी व्हाट्सएप मैसेजेस, अपनी कॉन्वर्सेशंस सब जमा करा दिए सबूत के तौर पे कि हमारी जान छोड़ दी जाए, और सब उनके ऊपर डाल दिया कि जैसे उन्होंने अकेले किया है। उन्होंने किया है, फैज़ हमीद ने भी किया, उनकी बेगम साहिबा ने भी किया, लेकिन बाकी सब भी तो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और शवाहिद जो हैं वो बोलते हैं, और जब मिलिट्री कोर्ट में चार्जशीट हुए हैं, और चार्जशीट का मतलब फैज़ हमीद साहब का है कि उन गुनाहों की तो कंपाइल कर चुके हैं शवाहिद। ये हमारी कोर्ट की तरह नहीं कि पहले इल्ज़ाम लगेगा बाद में। अच्छा, जिनको आप कहते हैं जो उनके आसपास थे उस वक्त में या अभी भी हैं, तो वो सारे लोग अपने जो है वो शवाहिद ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं अपनी जान छुड़वाने के लिए। आपने एक और बात भी की फैसल साहब कि एक और नया केस आने वाला है सामने, और ऐसा केस है जो इमरान खान के पैरों तले जमीन निकाल देगा। वो कौन सा केस है, कब तक आने वाला है? देखिए जी, 2 और केस हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हो रही। वो है अरशद शरीफ का कत्ल, मासूम आदमी का, और दूसरा जो इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई थी। इमरान खान साहब पे जो फायरिंग हुई थी वो इमरान खान साहब को नहीं पता था। ये गलत बयानी होगी कि वो ऐसा गेम का कोई हिस्सा थे कि अपने पर गोलियां चलवा देंगे, कि वो गोली के आगे आंख नहीं लगी होती। तो इमरान खान साहब को भरपूर जान से मारने की कोशिश की गई थी उस फायरिंग में। तो उस फायरिंग के फायदे में कौन था, किसको फायदा होना था, किस एक को फायदा होना था, दूसरे को क्या फायदा होना था, और बाकियों को क्या फायदा होना था, वो जब खुलेगी तो इमरान खान साहब की जमीन निकल जाएगी पैरों से। और जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को मारने की साजिश उनकी बेगम और उनके हवारियों ने की हुई है, मैं अभी भी उस पर कायम हूं। और अगर आप मेरे डॉट्स कनेक्ट करें तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि उनकी गर्दनें ना फंसी जाएं, और जब एक फंसा है तो दूसरा फंसेगा, दूसरा फंसा है तो तीसरा फंसेगा, और चौथा ये कि जो भगौड़े हैं, जो मफरूर हैं, उनमें से मुराद सही यार क्यों भागे हुए हैं, क्या वजह है कि वो नहीं बाहर आ रहे हैं। खुलकर बात करते हैं सर, आप बड़ी खुलकर बात करते हैं, तो खुलकर बताइए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मैंने आपको कहा था गंडापुर जैसे जितने भी हवारी हैं जो आज के अंदर इमरान खान को जेल में फंसा रहे और जेल में रखकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मौत का, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बानी पीटीआई ने खुद ही बात कल कह दी है कि बाहर तो सब गुडी चल रहा है। तो इमरान खान साहब को अगर जेल में इतना फायदा मिल रहा है इन लोगों को उनके जेल में रहने से, तो आप समझे खुदा ना खासा इस खित्ते की सियासत आप ना करे, अगर कोई दुनिया में ना रहे तो उसका फायदा 4 ही साल तक गुजारा जाता है। खुदा ना खासा सर, गॉड फॉरबिड। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं फैसल साहब, इस वक्त पीटीआई का मम्मा जो है वो इमरान खान ही है, वो डियाला से बैठ के सारे मामलात को चला रहे हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं, किसी भी रीजन के तहत इमरान खान को माइनस किया जाता है तो क्या पीटीआई रहेगी? देखिए, आज भी जो पीटीआई का वोट है वो इमरान खान साहब का वोट है, जो वोटर सपोर्टर है वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब भी लीडर हैं और कोई लीडर नहीं, लेकिन वोट तो बाकियों को पड़े हैं ना। बाकी एमएनए, एमपीएस, सेनेटर्स, चीफ मिनिस्टर्स बने हैं ना, तो इसका मतलब एक्सटेंशन में उन्हीं को फायदा होना है ना। तो अगर खुदा ना खास्ता खत्ते के अंदर कोई ऐसा काम हो गया, अल्लाह ना करे, तो इन्हीं को फायदा होगा ना। फिर ये वो लाश लेके फिरते हैं, सियासी लाश लेके फिरते हैं 40 साल तक। जैसे हम आज के दिन भी बदबूदार एक्सपायर्ड लाशें लेके फिर रहे हैं, तो ये तो जिंदा लाशें हम लेके फिर रहे हैं। तो जो मरी हुई लाशें होती हैं उनका तो फिर बहुत बड़ा सौदा होता है ना सियासत के अंदर। ये तो हमें क्लैरिटी रखनी चाहिए, अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। आप जो बात कर रहे हैं ना सर, देखें वो इस वक्त जेल में हैं और हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और ये जिन लाशों का आप तस्करा कर रहे हैं ये क्या है, ऐसा क्या होने जा रहा है? नहीं, इसमें तो अब 2 राय है नहीं बहन, इसमें तो बड़ी क्लैरिटी है कि अगर 85 सिविलियंस का फैसला देने की इजाज़त दे दी है उनकी सजाओं का, ताकि उनकी सजाओं का टाइम शुरू हो जाए, तो बाकी जो लोग हैं वो सिविलियन नहीं, कोई आसमानी मखलूक तो है नहीं। तो इसमें तो बड़ी क्लैरिटी है, इसमें कोई अभाम नहीं है। और जो भी मिलिट्री कोर्ट में भी सजाएं होती हैं वो भी फिर डिफरेंट जेलों के अंदर सजाएं काटते हैं। तो मेरी तो दुआ ये होगी कि अल्लाह मियां रहम रखे और मौत की सजा ना हो, सजा उम्र कैद की हो जाए या जो भी कैद की सजा हो। लेकिन किसके लिए आप ये बात कर रहे हैं, किसकी सजा की बात कर रहे हैं, सजाए मौत की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है, जब फैज़ हमीद जो हैं, जो ताकतवर हल्के के और ताकतवर इदारे के ताकतवर आदमी थे, जब उनका एहतसाब होगा और उन पर ऐसी कोई शिक लगेगी, तो क्या आप समझते हैं दूसरों पर नहीं लगेगी कि वो फैज़ हमीद ने अकेले तो कोई काम नहीं किया या बाकियों ने अकेले कोई काम नहीं किया? तो मिल मिला के काम किया ना, सबको एक दूसरे से फ़ायदा था। तो इसमें क्लैरिटी रखें। और ट्रेटर, म्यूटनी, गद्दारी,
इनकी सजा क्या होती है? उम्र कैद होती है, सजा मौत होती है। बहुत फैसल साहब, आप बहुत बड़ी बात करें सर। ISPR की जानिब से जो एलामिया हमारे सामने आया, उसमें कहा गया कि फैज़ हमीद के खिलाफ मुल्क में इंतशार, बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़े में मुलव्वस होने की अलहदा से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये वाला जो प्रेस रिलीज का सेकंड पार्ट है, इसमें क्या रिटायरमेंट से पहले की बात की गई है या रिटायरमेंट के बाद की बात हुई है सर? देखिए, कुछ हिस्सा तो इसमें क्या कहते हैं, जब वो DGISI थे हाजिर तब की हैं। कुछ हिस्सा जो है वो जब DGISI नहीं थे और हाजिर सर्विस थे तब की हैं, और कुछ हिस्सा जो है इसका रिटायरमेंट के बाद है। तो ये सब कंपाइल तीनों चीजें होगा, क्योंकि मैक्सिमम नुकसान तो वो तब पहुंचा सकते थे ना जब वो सीट पे बैठे हुए थे, एक ताकतवर, और सिस्टम उनके साथ था, इदारे उनके साथ थे, रसाई थी उनकी पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ रिटायरमेंट के बाद हुआ। रिटायरमेंट के बाद तो वैसे भी किसी को कोई ऐसे जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये PTI के रवैये में अचानक से आपको इतनी बड़ी तब्दीली कैसे दिखाई दे रही है, और इसकी वजह क्या पीछे दिखाई दे रही है? क्योंकि आज से 2-2.25 साल तक जो सारे हम सिचुएशन को देखते रहे हैं, वो चाहे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त पे मामलात हो रहे हों या अदम एतमाद के बाद जो कुछ भी किया जाता रहा, लेकिन अब जो है वो अचानक से एक तब्दीली आई है। पहले सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे थे, चोरों और डाकुओं से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब जो है वो बाकायदा हुकूमत से कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो ये लचक का रीजन क्या है? देखिए, पहले तो ये 1 साल लेट हो गई हैं बातें जो बातचीत की है। मेरे हिसाब से 1 सवा साल पहले हो जानी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब उन्होंने कहा है, जिस एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला गालियां कहते थे, भरोसा नहीं करते थे, बेईमान कहते थे, उस एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तड़प रहे, मर रहे हैं, और अब हुकूमत से बात करने को तैयार हो गए, जो एक अच्छा अमल है। लेकिन हुकूमत से ही बात करने के लिए बगैर शराइत क्या बैठने को तैयार है। तो फिर आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा फियास्को है इस पार्टी के अंदर, कि कितनी बड़ी साजिशों का ये हिस्सा पार्टी रही है। और इमरान खान साहब को सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनको एहसास हो गया है, जो उन्होंने कहा सब बाहर गुड्डी गुड्डी चल रहा है, अल्लाह करे कि उनकी बाकी चीज़ों में आंखें खुल जाएं इससे पहले कि देर हो जाए। अच्छा, ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से बात हो रही है, अब इमरान खान साहब खुद इसका 15 तारीख को बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे कि उसका आगाज़ कब से करना है, और यहाँ पर जो टारगेट इस दफ़ा किया जा रहा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप, इस तहरीक की तरफ जाएगी, इस मूवमेंट की तरफ PTI जाएगी, या ये मौखर हो जाएगा मामला? देखिए बहन, मुझे तो एक तो उसमें से फूक उसी वक्त निकल गई जब मैंने आप लोगों आके बता दिया कि ये फैज़ हमीद से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये कि सिविल नाफरमानी की पहली कॉल जो दी थी उसमें भी बानी समेत सब ने अपने बिजली के बिल भरे थे। और तीसरा ये कि एक भयानक चेहरा फिर तहरीक इंसाफ अपना दिखा रही है पाकिस्तानी कौम को कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान की अवाम उसकी मालिक है। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर रेमिटेंसेज नहीं आती, जो अपने भाई बच्चों को नौकरियां करके भेज रहे हैं, तो उसे रिजर्व में कमी आती तो नुकसान किसको होगा? ये सोच ही बहुत घटिया और थर्ड क्लास सोच है। लेकिन ये फ्लॉप सोच है, इसका कुछ होगा नहीं। और मैं समझता हूं कि ये वो शोधा की आड़ में जो दिन मनाया जाने का नया खेल शुरू हुआ है, उसकी आड़ में मौखर कर देंगे। और मौखर आज के बाद तो ये मौखर मुझे बहुत ज्यादा हद तक नजर आ रहा है। सही, आप कह रहे हैं कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से जा रहे हैं तो ये मौखर हो जाएगा मामला। आप भी गालिबन 15 तारीख को मुल्क से बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर भी आपने बड़ी मुलाकातें वगैरह की हैं। तो कल मैं सुन रही थी नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, आप मौजूद थे उस वक्त भी, आप कह रहे थे कि मुख्तलिफ हो जाएगा मंजरनामा आपके बाहर जाने के बाद। तो आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं? देखिए बहन, मेरा सियासत से पहले भी मैं कोई ऐसा आदमी तो नहीं था जिसकी रसाई की जगहों पे नहीं थी। तो आप डिग्निटरीज से मिलते हैं और वहाँ जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, PTI कर रही है, एक ड्रामा कर रही है, एक झूठ का वैनम क्रिएट किया हुआ है, वो बताना है लोगों को। और उससे बहुत सारे मुल्क जो अपना कंसर्न शो करते हैं, बाय एंड लार्ज काफ़ी हद तक उसमें कमी आएगी इंशाल्लाह, और आप लोग देखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि मुझे उनको ये भी बताना है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, उनकी बीवी और उनके हवारियों से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 45 साल के बाद जैसे हम भुट्टो साहब की फांसी को गलत साबित करें, तो मैं नहीं चाहता कि 45 साल बाद हम ये भी कहें कि जी ओहो हम इसकी बात सुन लेते और ये हो गया। तो उस सिलसिले में भी मैं बात करूँगा। और पाकिस्तान, फैसल साहब, आप जो है ना बड़ा खतरनाक मौक़िफ़ के साथ आप ये मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन जो कंसर्न आप शो कर रहे हैं, क्या आपने ये हुकूमत के साथ भी इस सारे मामले को डिस्कस किया है, उन तक भी अपने खदशात पहुंचाए? देखिए बहन मेरी, अगर मैं आपके स्टूडियो में बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ और मेरी बीवी आके मुझे कहती है कि तुम ये कॉफ़ी ना पियो, तुम ये कॉफ़ी पी लो, तो ना आप उनको रोक सकती हैं ना मैं रुकूंगा, क्योंकि मेरी बीवी है, मैं ही पी लूँगा। तो वो ऐसी चीज़ें कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, उसके लिए SOP सख्त करने की ज़रूरत है, कोई बाल बराबर भी चीज़ ना छोड़ी जाए।
तो मैं तो उसके हिसाब से अगर अलार्म कर रहा हूँ और गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ कि SOPs को मजीद सख्त करे, लोकली और डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस बात को बहुत सीरियसली लिया जाए, क्योंकि जो मैं समझता हूँ वो मैं कह रहा हूँ, मेरे वो लीडर रह चुके हैं, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, ना उनकी पार्टी में मुझे जाना है, लेकिन उनकी जान का खिलवाड़ करने का सौदा तो कोई बहुत ही घटिया आदमी कर सकता है, जो उनकी बेगम और उनके हवारी और गंडापुर साहब जैसे लोग कर रहे हैं। और वो मैं अब नहीं कह रहा, वो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि सब गुडी गुडी है बाहर, तो उनको अंदाजा हो गया इस पूरी डील के अंदर, इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर, इस पूरी सियासी मार धाड़ के अंदर सबको कुछ ना कुछ मिला है। किसी को इक़्तिदार मिल गया, किसी को दौलत मिल गई है, किसी को MNA मिल गई है, किसी को सेनेटर बन गया है, कोई MP बन गया है, नहीं मिला किसी को कुछ। लेकिन फैसल साहब वो जो गुडी गुडी की बात कर रहे हैं ना, वो उस क़यादत के लिए कर रहे हैं जो इस वक्त PTI की मौजूद है, लेकिन ट्रस्ट तो उनका है ही अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर, क्योंकि जो पैगामात भी आ रहे होते हैं वो भी उन्हीं दोनों ख़वातीन के ज़रिए ही आ रहे होते हैं। अब आप मुझे बताइए, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना आपसे। मदारिस के बिल पर अब वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, आ रहे हैं वो इस्लामाबाद, या आपको लगता है कि ये मसला उनके आने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, हल हो जाएगा? देखिए, जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है और एक लाइट इन द टनल नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब के साथ जहाँ ज़ाब्तियाँ हुई हैं, उनका मैंडेट चुराया गया है KPK के अंदर, वहाँ इधर भी हमारी समेत मेरे नाअहली और नालायकपना है कि हमने गवर्नमेंट के होमवर्क के ऊपर साइन कर दिया और बिल पास कर दिया, और अगर उसमें कोई रिजर्वेशंस हैं, कोई इश्यूज़ हैं, जेन्युइन इश्यूज़ हैं, तो मौलाना साहब बहुत फ्लेक्सिबल आदमी है और उनके ऊपर एक प्रोपेगेंडा होता रहा कि वो सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट बातें करते हैं। लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं दीन और दुनियावी दोनों तालीम का एक साथ मद्दा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को हर हालत में मसले का रिजॉल्व करना पड़ेगा, हम करवाएंगे, किसी सूरत हमें माजराई नहीं होने देंगे, ना किसी को बारीकी से ये इशारा करने देंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, कि शायद मौलाना साहब और रियासत की कोई लड़ाई है। ना ऐसा तासुब देने देंगे, ना उनकी लड़ाई होने देंगे, उनका मसला देंगे, करवाएंगे भी, होगा भी। फैसल साहब, तकरीबन 8 से 10 महीने पहले यानी मार्च में आपने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि हुकूमत की ड्राइविंग सीट जो है वो तब्दील हो जाएगी। आपने मार्च में बात की थी, लेकिन फिलहाल जो है वो हर जगह ये बातें शुरू हो गई हैं। तो क्या वो वक्त आ गया है जब ड्राइविंग सीट तब्दील होने जा रही हो? देखिए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस तारीख में बात कर रहा हूँ, जिस दिन में बात कर रहा हूँ, तो अभी तो मैंने आपको जैसे कहा ना कि आप गिराते उसको जो खड़ा होता है, तो अभी तो लेटे में उनको हम टीका लगा के बिठा रहे हैं, फिर उठाएंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर देखेंगे। लेकिन जो बातें मैंने आपसे इलेक्शन के दौरान में कही थी, जो मेरा तज्जिया था, उस पर मैं आज भी कायम हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, एनालिसिस ये, अगर 9 दफ़ा मैं राइट हो गया हूँ 10 में से, तो एक दफ़ा गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने तज्जिए पे आज भी खड़ा हूँ। और अभी भी आप कबल वक्त बात करिए तो 7-8 महीने हुए, नहीं, 2-2.5 साल। लेकिन फैसल साहब, आप तज्जिया कम और खबरें ज्यादा दे रहे होते हैं, तो आपकी खबरें बाद में हकीकत साबित हो रही होती हैं, तो इसी वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ। यानी इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत बिल्कुल सिक्योर है? नहीं, देखिए, मैं तो आपको बड़ा क्लैरिटी से बताऊं कि जमहूरियत के अंदर, इस खित्ते की सियासत के अंदर, आप 6 घंटे का भी नहीं कंफर्मेशन दे सकते। तो 6 महीने अगेन, ये गेम ऐसी है कि इसमें 1 घंटा भी बहुत कम हो जाता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसल वावडा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। सबसे पहले सर ये बताइए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है, 85 केसेस के फैसले आने, हसान नियाजी हैं, इबाद फारूक है, इन लोगों का तो हमें पता है। और कौन लोग हैं सर जो इस वक्त फौजी तहवील में है? इनमें क्या कोई बड़े नाम भी हैं PTI के? बड़े नाम इन सेंस मीडिया बड़े नाम तो मेरे नहीं है। हैदर मजीद हैं हमारे ILF के और बाकी जो हैं वो यंगस्टर्स हैं ज़्यादा, और बहुत कोई PTI के उस तरह से आप समझें कि वो ओहदेदार उस तरह से नहीं है ज़्यादा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। फवाद साहब, तहरीक इंसाफ को इमरान खान के फौजी ट्रायल का खदशा है। इनफैक्ट इमरान खान को खुद भी इस बात का खदशा रहा है, वो बारहा इस बात का तस्करा करते रहे। हुकूमत भी अपने इरादे वाज़े तौर पर जाहिर कर चुकी है। फैसल वावडा साहब जो बड़े बाखबर सियासतदान है, वो भी इसे खारिज इम्कान नहीं कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे कोई इसकी मतलब समझ नहीं आई कि
इससे क्या फर्क पड़ेगा? मिलिट्री कोर्ट्स में भी अगर सजाएं होनी है और इधर से भी सजा होनी है तो हाउ डज दिस मेक्स एनी डिफरेंस? फर्क तो कोई इतना खास फर्क तो नहीं है, क्या फर्क है? तो सर अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर पूरी पीटीआई और इमरान खान साहब इतने अरसे से इस हवाले से क्यों परेशान रहे हैं? फिर मामला यहाँ चले या वहाँ चले। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। साथ दे रहे हैं हमारा इस वक्त फवाद चौधरी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। फवाद साहब, ब्रेक से पहले बात हम ये छोड़ के गए थे कि आप कह रहे थे कि चाहे उनका मामला जो है वो सिविलियन अदालतों में चले या मिलिट्री कोर्ट्स में चले, फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ेगा। तो सर फिर सवाल इस पर ही बनता है कि अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इतने अरसे थे इससे इमरान खान साहब इस खदशे का क्यों इजहार कर रहे थे, या पीटीआई को इस बात पर फिर इतनी परेशानी क्यों है अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ना? तो जाहिर है कि मिलिट्री ट्रायल्स आर सीन एज something undemocratic, or seen something not approved by the civilized world. बाकी प्रैक्टिकली तो क्या 16 महीने से खान साहब को जेल में रखा ही हुआ है ना, इन एक अजीब मज़ाक़ा खेज किस्म का ट्रायल्स में। और जिस तरीके से उनके ट्रायल हुए हैं पहले इलेक्शनों से पहले, जिस तरह से मुकम्मल किए गए, इद्दत केस का मामला हो या ये मामला हो, वो आपके सामने ही है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा और इमरान खान की उस पे क्या फर्क पड़ेगा? आई डोंट नो फ्रैंकली कि इसका क्या। कल फवाद साहब, कल जो खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है उसमें तो वो बड़े हैरान हुए हैं इस बात पर कि वो खुद अंदर जेल में मौजूद हैं और बाहर सब कुछ गुड़ी चल रहा है। ये शिकवे से ज़्यादा अदम एतमाद नहीं है उनकी अपनी क़यादत पर? इससे पहले बुशरा बीबी की तर्जुमान और उनकी हमशीरा भी कह चुकी हैं कि खान साहब को क़यादत से ज़्यादा अहलिया पर एतमाद है। उनके फैसले भी, जो भी कुछ पैगामात होते हैं, वो या तो बुशरा बीबी पहुंचा रही होती हैं या अलीमा खान साहिबा पहुंचा रही होती हैं। फवाद साहब, देखिए ना, पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है ये तो एक खला में बनी है, वैक्यूम में बनी है। ऐसा बहुत ज्यादा लोग इनमें कोई उस तरह का हिस्ट्री है भी नहीं उनकी खान साहब के साथ। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हुई है जो चली है इन सारे सालों में, साल 1.5 साल में, 2-2.5 साल में, आपने ना उसमें जो पीटीआई है उसका तो कार्डर खत्म कर दिया गया। अब तो इमरान खान उसके नतीजे में बहुत बड़े हो गए और अभी भी इमरान खान जो है वो पॉलिटिक्स उनके गिर्द घूमती है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के गिर्द तो नहीं घूमती। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि लीडरशिप जो है वो क्या करे। मेरे ख्याल में उनका तजुर्बा भी इतना नहीं है, कैपेसिटी का भी इशू है, तो जितना वो कर सकते हैं वो उतना ही कर सकते हैं। फवाद साहब, आप जैसे लोग जो पहले पार्टी में मौजूद थे या खान साहब के इर्द गिर्द थे, करीब थे, वो इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने का तजर्बा रखते हैं, तो आपकी खान साहब बल्कि आप पर तो एतमाद भी करते रहे हैं, आपके अलावा जो आपके साथी थे उन पर एतमाद करते रहे हैं। जेल में मुलाकात भी हुई है आपकी, तो पार्टी में आने के हवाले से, वापसी के हवाले से कोई बात हुई? किरण, देखिए पाकिस्तान में पॉलिटिक्स फिलहाल तो हो नहीं रही। हम तो पॉलिटिशियन, अगर पॉलिटिक्स की स्पेस होगी तो हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं। देखिए, मैं बंदूकें निकाल के कोई जो है वो पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकता, या मैं कोई मिलिटेंट तो हूँ नहीं। तो मेरी कैपेसिटी तो ये है कि अगर स्पेस होगी तो मैं पॉलिटिक्स कर सकूंगा, स्पेस नहीं होगी तो हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे। तो फिलहाल तो जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है वो है कि उसमें आप क्या पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ये स्पेस जो है वो खान साहब ने आपके हवाले से क्रिएट करने की कोशिश की क्या? आपकी पार्टी में वापसी के हवाले से कोई बात हुई उनसे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, इस तरह की मैंने बात की भी नहीं है। और वैसे भी इतने दिनों बाद आपके पास बड़े इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात बंदा करता है। बट खान साहब इज़ वेरी काइंड टू मी और उनकी हमेशा ही मोहब्बत जो है वो हासिल रही है। और लेकिन मैं जिस तरह से आपसे ये कह रहा हूँ कि इसकी जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जब तक उसकी जगह ना हो तो इतनी उसमें क्या कीननेस दिखानी। अच्छा फवाद साहब, फैज़ हमीद को बाकायदा तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है, इंतशार और बदअमनी के मामले में अलग से तहकीकात भी हो रही हैं। हुकूमती वज़रा को इस बात का यकीन है कि इसकी जद में खान साहब भी आएंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने ये खबर दी है कि फैज़ हमीद 50 लोगों से राब्ते में थे, जिसमें से बेशतर पीटीआई के हैं। सर आई डोंट नो, अगर वो DGISI के तौर के ऊपर थे तो डेफिनेटली होंगे। वो तो DGISI से तो पॉलिटिशियंस के राब्ते रहते ही हैं और उनका नेचर ऑफ वर्क भी ऐसा ही है। और उसके बाद ये है कि आई डोंट थिंक सो उनकी रिटायरमेंट के बाद
कितने लोगों के राब्ते होंगे या उनसे किसी का होगा, बट अगेन इट्स मिलिट्री का अपना इंटरनल है। लेकिन देखिए किरण, पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिक्स के ऊपर जब फैज साहब की स्टोरी का भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि आप इमरान खान को कोई ऑल्टरनेटिव 2 साल में बन नहीं सका। शहबाज शरीफ, जरदारी साहब जो हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने इनके लिए बहुत रास्ता हमवार किया। इलेक्शन जो है, मुखालिफ लोग जो हैं वो अपना पोस्टर तक नहीं लगा सके, कैंपेन नहीं कर सके। फिर 27 सीटों के साथ सदर बन गए, 18 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो सवाल ये है कि क्या जो तवक्कुआत वाबस्ता थी कि ये सियासत में कोई बोझ उठाएंगे, कोई इमरान खान की जो जादू है इस वक्त, उसमें कोई कमी ला पाएंगे? आंसर इज कि वो तो नहीं ला सके। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ जो बातें अभी आपने की हैं, आप मिलिट्री ट्रायल भी करते हैं, आप इमरान खान को और भी जेल में रख रहे हैं 6-8 महीने, आप उनको फैज साहब को भी कर दें, बट रियलिटी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तो चेंज नहीं होती उससे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की रियलिटी ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के लोगों के धड़कनों में हैं। पाकिस्तान जो हैं वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई हैं, और सियासी अदम इस्तेहकाम इस वजह से है कि आप इमरान खान की सियासी हैसियत को तस्लीम नहीं आप फवाद साहब, आप इमरान खान की जादूगरी की बात करें, लेकिन यहाँ पर तो हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। पीटीआई के मौक़िफ़ में जो अचानक से यकदम बड़ी तब्दीली आई है, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ उनका इशारा होता था कि हम जो जिनके पास इक़्तिदार है लेकिन किसी किस्म का इख्तियार नहीं है तो उनसे तो हम बात करेंगे नहीं, हम तो बात ही सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। वहाँ से वाज़ेह तौर पर इनकार के बावजूद 12 पीटीआई की तरफ से यही ग्राउंड बनाया जाता रहा, लेकिन अब बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। असद कैसर साहब तो आज यहाँ तक कह गए कि हुकूमत जब चाहेगी उसी सूरत में मुज़ाकरात होंगे। यानी मामलात तो, हालात तो बेबसी वाली नहज पे आ गए हैं। सर, आप जादूगरी की बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में तरीके इंसाफ से इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा और हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा, तो दोनों इसके दरमियान असल में तो पाकिस्तान सफ़र कर रहा है ना। तो ये पीटीआई की बेबसी तो नहीं मुझे नज़र आ रही, लेकिन पाकिस्तान के हालात दगरगू रोज़ बरोज़ जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। सो इसमें अब आई डोंट नो, मुझे तो यही लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए तो था कि पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाया जाए, लेकिन मुझे जो लगता है यही है कि ऐसी कुछ सोच है नहीं। और लगता यही है कि वो कहते हैं कि जी हमने स्टेट अथॉरिटी से स्ट्रीट फोर्स जो है उसको जीरो कर लिया है या कम कर लिया है, और इंटरनेशनल प्रेशर है कोई नहीं, तो हम क्यों बात करें। अच्छा फवाद साहब, एक तरफ अब यहाँ पर जो पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात और मुसलसल मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम हुकूमत का रवैया भी देख रहे हैं। सेनेटर्स जिस तरह बात कर रहे हैं या वज़रा जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत क्या सोच रही है मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन यहाँ पीटीआई में हो कुछ ये रहा है कि अभी मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो कमेटी बनाई गई थी उसमें 2 नए नाम मजीद शामिल हो गए। सेनेटर हामिद खान आ गए इसमें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब आ गए इसमें। तो सर, ये क्या वजह है कि अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए लेकिन लोग मजीद आ रहे हैं कमेटी में? वहाँ पे जो जाएगा ये जल्दी कमेटी आप देखेंगे कि कम से कम जितनी पॉलिटिकल कमेटी, जितने लोग मिलते चलते जाएंगे वो जाके अपने नाम डलवा लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इतनी बड़ी कमेटीज में फैसले नहीं होते। कमेटी तो जो फैसले करने हैं वो 2-3 लोगों से ज्यादा अगर होगी तो कोई डिसाइसिव फैसला नहीं हो सकता। इतने ज्यादा लोगों की कमेटी बनाना बिल्कुल फ्यूटाइल है, और इसलिए मुझे लगता है कि चूंकि हुकूमत ने कोई इनकरेजिंग उस तरह से जवाब नहीं दिया और हुकूमत कंफ्यूज ही है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, तो इसलिए वो पीटीआई, चलो उन्होंने भी कहा और लोग डाल जो कमेटी बनाई है फवाद साहब, वो सूदबंद साबित होगी किसी भी तरह से? नहीं, इसमें 3-4 पॉलिटिशियंस हैं रास्ता निकालने का, मतलब असद कैसर साहब हैं, अली अमीन हैं, उमर अयूब हैं, हामिद सरफराज हैं, ये लोग हैं तजुर्बाकार हैं। अल्लामा नासिर अब्बास बड़े अच्छे जय्यद आदमी हैं, लेकिन ये 4-5 लोग हैं जो रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी तरफ इंटरेस्ट होना भी तो जरूरी है ना। देखिए, सीधी बात है किरण, अगर आप समझते हैं कि मुल्क अच्छा जा रहा है, इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त हो गई है, शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कमाल ही कर दिया है और पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल है, फिर आप मुज़ाकरात ना करें, फिर तो ऐसे चलने दें, फिर क्या जरूरत है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान में वाकईतन एक सियासी अदम इस्तेहकाम है और उस अदम इस्तेहकाम से
पाकिस्तान की मदद नहीं हो रही और हम एक्चुअली जो है एक खाई की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर बातचीत करके टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है। लेकिन जाहिर है कि ये कोई मेरा आपका फैसला, पीटीआई का भी फैसला तो नहीं है ना, ये तो जो लोग हुकूमत उनका फैसला होगा और उनकी असेसमेंट होगी, वो उसके मुताबिक। फवाद साहब, अब सिविल नाफरमानी की कॉल की बात की जा रही है और 15 तारीख को जो शोहदा के हवाले से कोई जलसा वगैरह पीटीआई करने जा रही है, उसी में खान साहब का वो ऐलान कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, और यहाँ पर जो टारगेट किया जा रहा है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को किया जा रहा है कि वो रेमिटेंस अपनी ना भेजें। तो सर, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर इमरान खान साहब अपने लिए आसानियां पैदा करेंगे या मजीद उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी? लेकिन ऑप्शन ही कोई नहीं है। ऑप्शन जो हमने 800-900 साल लगाए हैं दुनिया ने, वो ये किया था कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स क्रिएट किए थे। मसलन कि हुकूमत वो करेगा जिसको वोट मिलेंगे। आपने देखा 8 फरवरी को जिसको वोट मिले 9 फरवरी को उसको फारिग कर दिया गया। फिर हमने बनाया था कि जुडिशरी होगी जो कि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रिजॉल्व कर देगा। आप खुद ही देख लें कि एंटी टेररिज्म के जजेस के साथ क्या हुआ, आप देखें हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हुआ। फिर 26वीं तरमीम ला के आज तो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि जुडिशरी इज गोइंग थ्रू द वीकेस्ट पीरियड ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। सो जहां पे जुडिशरी के सीनियर मोस्ट जज खुद ये एहसास कर रहे हैं कि कमजोर तरीन लम्हा है जुडिशरी के, तो आपने जुडिशरी भी खत्म कर दी। इलेक्शन कमीशन का हाल आपके सामने है, ट्राइब्यूनल्स का हाल आपके सामने है, स्पीकर ऑफिस का हाल आपके सामने है, चेयरमैन सेनेट ऑफिस। तो मुझे अब बताएं ना, जब आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तमाम जो चीजें हैं वो एक एक करके गिरा दी, तो फिर उसके बाद प्रोटेस्ट के अलावा, सिविल डिसोबीडियंस के अलावा क्या बचेगा? फवाद साहब, इससे पहले भी एक दफ़ा सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई थी, बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने बिल जलाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपके जितने भी रहनुमा थे उन्होंने अपने अपने बिल्स भरे थे, बाकायदा अखबारों में लीड लगी थी इसकी। तो अब जो दोबारा होने जा रहा है सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ आप पीटीआई जाने का सोच रही है, कामयाब होती हुई नजर आ रही है? कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है फ्रेंकली। इस वक्त जो अगर लेट्स से 3% या 5% अगर रेमिटेंस कम होती है तो इसका मतलब है कि 1.5 से 2 बिलियन डॉलर, और इतना ही पैसा हमने IMF से लिया हुआ है। अगर हुकूमत में, मतलब मैं अगर हुकूमत को एडवाइस कर रहा हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें इस तरफ जाने से रोकने के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए और हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अपना जो है वो मैकेनिज्म बनाने चाहिए। बट एनीवे, वो तो ये उनका ख्याल है। लेकिन अगर लेट्स से इमरान खान की अपील के ऊपर 3% कम हो जाती है रेमिटेंस, तो फिर तकरीबन $2 बिलियन है। $2 बिलियन बहुत बड़ा पैसा। लेकिन सर, ये भी तो सोचना जरूरी है ना कि किस तहरीक से नुकसान किसका हो रहा है। आप डेंट हुकूमत को पहुंचाना चाह रहे हैं या फिर पाकिस्तान को पहुंचाना चाह रहे हैं? क्योंकि खुद आप ये तस्करा कर रहे हैं कि रेमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा मईशत पर असरअंदाज होता है, मईशत जिसकी वजह से बेहतर होती है, लेकिन अगर उसी को ही रोकने की कोशिश की जाती है तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि नुकसान बेसिकली क्या पाकिस्तान को पहुँचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। असलम गौरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान है JUIF के, शुक्रगुजार हूँ असलम गौरी साहब आपके वक्त की। जो मामला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट, उस पर बिलाखिर सदर साहब के एतराज़ात सामने आ गए, और वो कौमे और कॉलम के एतराज़ात नहीं है सर, 8 एतराज़ात सामने आए हैं। कह रहे हैं कि बिल में तजाद है, मंजूरी से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। क्या देख रही है, कैसे देख रही है जमीयत उलमा इस्लाम इसे? देखिए, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको अर्ज करूं कि ये जब PDM की हुकूमत थी तो उस दौर में ये बिल हमने बनाया था, ये तैयार हुआ था बिल उस दौर में। और आज के सदर साहब जो है उस वक़्त अपने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह की हैसियत से उस इजलास में बैठे थे, और उस वक़्त की तमाम सरबराही पार्टियों के सरबराह बैठे हुए थे जो हुकूमत में शामिल थे। लेकिन जब ये बिल पास बना है और उस बिल का 5 घंटे इस पर बहस हुई, और बिल जब गया कौमी असम्बली में तो फर्स्ट खानगी और सेकंड खानगी पे इस बिल को रोका गया, और यही बात सामने आई जो आज आप कह रही हैं जी। इसके बाद हमने इस बिल को इसलिए रुक गए कि चूंकि उस वक़्त मुल्क की हालत इंतहाई ख़राब थी और ये कहा जा रहा था कि डे बाय डे ये हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम चूंकि हुकूमत में बैठ के देख रहे थे सारा कुछ, तो हमने मुनासिब यही समझा कि मुल्क पहले है और बाद में सारे मामलात हैं। तो आप ये 26वीं आईनी तरमीम के साथ वही बिल जो उस दौर में था, वही बिल 26वीं आईनी तरमीम के साथ दोबारा ये नथी हुआ, तो क्या हुकूमत को ये सारे मामलात का पहले से इल्म नहीं था?
फिर ये बिल जो है वजारत कानून ने बनाया है और वजारत कानून ने बनाने के बाद इसको वफाकी काबीना में पेश किया है। क्या काबीना में वजीर खजाना मौजूद नहीं थे? मैं समझता हूं कि ये ऐसे ही एक एतराज़ात आज इतने दिन के बाद उनको याद आए हैं और 10 दिन से मीडिया पे एक आवाज़ उठ रही है, जी एतराज़ात हैं, एतराज़ात हैं, एतराज़ात हैं, तो आज उनको याद आए एतराज़ात। असल में पोजीशन ये है कि ये बिल तो हर सतह पे डिस्कस हुआ है और हर जगह पे से डिस्कस हुआ है। असल में मसला ये है कि जब ये सदर साहब के पास गया है तो वो थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक है। वो जो भी होती है ऑब्जेक्शन एक ही दफ़ा लगती है, बिल पे बार बार नहीं लगती। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की और एक क्लरिकल मिस्टेक थी, कुछ कॉमों का मसला था या कुछ एक सीरियल नंबर का मसला था। इन्होंने वो बिल वापस चैम्बर भेज दिया स्पीकर चैम्बर को। स्पीकर चैम्बर ने उस क्लरिकल मिस्टेक्स को ठीक करके वापस भेज दिया। अब कानून ये कहता है कि आप एक ही दफ़ा ये कर सकते हैं, किस्तों में नहीं कर सकते। जब वो बिल वापस चला गया तो उसके बाद आज तक स्पीकर चैम्बर को ये बिल वापस नहीं आया है। और कल मैं किसी और असूली तौर पर देखा जाए तो ये एक एक्ट बन चुका है इस वक्त। 10 दिन के अंदर अंदर साइन करने थे उनको या उनको वापस भेजना था, लेकिन ये एक्ट बन चुका है। अब एक्ट बन चुका है तो उसके बाद कल एक स्पीकर साहब ने भी एक चैनल पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये एक्ट बन चुका है। तो अब उनको आज याद आया, आज उन्होंने मीडिया पे कहा है, हमें तो अभी तक नहीं पता, आज मीडिया पे कहा है कि ये मसाइल हैं। तो मैं ये सिर्फ ये हमें दिखाया कुछ और जाता है और कहा कुछ और जाता है। एक तो आप कह रहे हैं कि जो एतराज़ात अभी सामने आए हैं ये पहले भी जब पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त भी यही एतराज़ात थे सामने। अब सर जब एतराज़ात खुल के आ गए हैं तो इसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि ये बिल इसी तरह से सर पास नहीं हो सकता, हुकूमत को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर इसके लिए एक ही हल है, या तो नया बिल लाया जाए या फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट की जाए। और अगर इन दो ऑप्शंस में से किसी एक पर जाते हैं तो फिर जेयूआई का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए बात सीधी सी है, हम मुल्क और कौम के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह से एक गिदड़ भपकियों के साथ नहीं खड़े हुए। अब इसमें हमें कोई उस वक्त सूरत का हमें अंदाजा था, लेकिन आज वो सूरत नहीं है। आज जो ये कह रहे हैं ये इतने बच्चे नहीं है। जब इन्होंने खुद बिल बनाया है, वजारत कानून ने बनाया, क्या उस वक्त इन बातों का इल्म नहीं था? जब वफाकी काबीना ने पास किया तो उस वक्त इन बातों का इल्म नहीं था? क्या जब सदर पाकिस्तान के पास गया इन्होंने वापस पहली दफ़ा भेजा है स्पीकर चैम्बर को, तो उस वक्त इनको इल्म नहीं था? कल जब हमने कहा कि ये तो एक्ट बन गया है तो फिर उसके बाद आज कौम को बता रहे हैं कि ये मसाइल हैं। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो शायद चाहते नहीं है कि मुल्क में अमन खराब हो मुल्क का, और वो जो मुल्क इस वक्त मुआशरत की तरक्की कर रही है। सर मुझे बताइए कि मौलाना साहब ने 17 को राबतुल मदारिस का इजलास भी बुलाया है, तो क्या उन लोगों को भी इसमें दावत दी गई है जो आपके मौक़िफ़ की मुखालिफत कर रहे हैं? देखिए 17 को जो इजलास है मौलाना साहब ने नहीं बुलाया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बुलाया है। ये तंजीम है उनकी इत्तेहाद तंजीमात मदारस, जिसमें मुफ्ती साहब सदर हैं और सेक्रेटरी जनरल मुफ्ती मुनीबुर रहमान हैं। इसमें अहले तशरीह भी हैं और इसी में उनके वफाक भी है, इसमें जमात इस्लामी का वफाक भी है और इसमें अहले हदीस हजरात के वफाक भी है। ये तमाम वफाक इसमें शामिल है, जो उनकी एक मुतफिका तंजीम है। हमने ये सारी चीज़ें उनके सामने उनकी मशावरत के साथ सारा चीज़ ये बिल बना था, उनके एक एक चीज़ उनकी मशावरत के साथ हुई है। हमने ये सारी सूरत उनके सामने रख दी है। 17 तारीख को वो अपने इजलास में जो फैसला करेंगे पर इंशाल्लाह हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा सर, अब आप लोगों की तरफ से बाकायदा तौर पर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये इशारा दिया जा रहा है कि अगर ये बिल ये एक्ट लागू नहीं होता है तो फिर उसके बाद आप लोग सड़कों पर आएंगे। अब सिर्फ सड़कों पर आने के हवाले से सोच रहे हैं या फिर इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी इरादा रखती है जेयूआईएफ? देखिए सुप्रीम कोर्ट हम जिस वक्त गए थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमें शिकायत थी। अब जिनसे हमें शिकायत होगी हम उनकी तरफ जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों जाएंगे? अब सुप्रीम कोर्ट से आज हमें कोई शिकायत नहीं है। हुकूमत से शिकायत है तो हमें शिकायत तो उस अदारे से जिस अदारे का सरबराह कानून को मजाक बना रहा है। जब एक दफा आपने रेस कर दिए तो फिर आज फिर क्यों दोबारा? मैं तो समझ नहीं आ रही कि सदर पाकिस्तान का दफ्तर कर क्या रहा है।
और ये फिर इसको वापस बिल को आना चाहिए तो स्पीकर चैम्बर में। आज कल तक स्पीकर साहब के पास ये बिल नहीं आया है और स्पीकर साहब ने मुझे रिटर्न तहरीरी स्पीकर ऑफिस ने मुझे लिख के दिया है कि हमारे पास दोबारा बिल नहीं आया है। तो मैं समझता हूं ये प्रेसिडेंट ऑफिस में कुछ हो रहा है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमें और हुकूमत के दरमियान में कोई मामलात को खराब ना किया जाए। मुल्क इस वक्त वाकई अमन अमान के हवाले से बहुत मुल्क की दगरगों सूरत हाल है। KP के बलूचिस्तान और अंदरून सिंध आपके सामने लाड़काना और सक्खर डिवीजन की जो कैफियत है आपसे छुपी हुई नहीं है। तो इन हालात में हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अपने मुतालबात के लिए सड़कों पे आए, एहतजाज करें। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम जो भी करेंगे आईने पाकिस्तान के अंदर दिए गए जो हमें रास्ता है हम उसी को अख्तियार करेंगे। आइन से मावरा कोई कदम नहीं उठाएंगे। ठीक है, जो आइन किताबें हैं उसी को देखते हुए कदम उठाएंगे। और साथ साथ हुकूमत के लोग भी इस हवाले से यही कह रहे हैं कि ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। इनफैक्ट फैसल वावडा साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे तो उनका भी यही कहना है कि ये मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये हल हो जाएगा, हम हल करा लेंगे। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।